हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज़, यानी कि हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए टेस्ट के रूप में होगा। टेस्ट के रूप में मतलब मैं हर क्वेश्चन के बाद में आपको 3 से 4 सेकंड दूंगा, लेकिन 3 से 4 सेकंड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता नहीं है, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर दीजिए और 10 में से आपके कितने आते हैं वो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो नेक्स्ट जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे। तो ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपके कमेंट अच्छे आए, आपको लगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो ये सब आप पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और सभी के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इन ए कंप्रेसर, थ्रोटल वाल्व, कंडेंसर या फिर इवेपोरेटर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हीट जो है एब्जॉर्ब कहाँ होती है। कंप्रेसर में होती है, थ्रोटल वाल्व में होती है, कंडेंसर में होती है या फिर इवेपोरेटर में होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेटर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए, रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है वहाँ पे क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे आपका कंप्रेसर हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे कंप्रेसर को अलग अलग रिप्रेजेंट करने, कंप्रेसर के बाद में आपका क्या होता है, कंडेंसर होता है। तो यहाँ पे आपका कंडेंसर हो जाएगा। उसके बाद में थ्रोटलिंग डिवाइस, जिसे हम एक्सपांसन डिवाइस भी कहते हैं। उसके बाद में आपका इवेपोरेटर हो जाएगा, और उसके बाद में ये आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पहले कोई जो है आपकी रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेसर में कंप्रेस्ड होगा। उसके बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, कंडेंसर लिखना है। कंडेंसर का काम क्या होता है, हीट रिमूव करना। तो यदि आपको पूछे कि हीट रिमूव कहाँ होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंडेंसर। उसके बाद में ये होती है आपके थ्रोटलिंग डिवाइस, थ्रोटल डिवाइस। इसे हम एक्सपांसन डिवाइस भी कहते हैं। यहाँ पे एक्सपांसन डिवाइस भी लिखा हो सकता है। और यहाँ पे होता है आपका इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का काम होता है हीट को एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ पे जो है एक्चुअल में हमारा जो एसी है वो कैसे वर्क करता है। ये जो इवेपोरेटर होता है ना, ये हमारे रूम में लगा हुआ होता है। यानी कि ये हमारा रूम है, और रूम से हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो हीट कर लेगा। उसके बाद में कंप्रेसर लगा होता है, उसको कंप्रेस करके, और कंडेंसर जो होता है ना, वो रूम के बाहर जो चीज़ लगी रहती है जो गर्म हवा फेंकती है, आपने देखा होगा, वो होता है आपका कंडेंसर। वो हीट रिमूव कर देता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद में थ्रोटलिंग डिवाइस होती है, ये एक्सपांसन डिवाइस होती है। यहाँ पे प्रेशर भी रिड्यूस होता है, और उसके बाद में वही जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो वापस इवेपोरेटर में आ जाता है, और नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से वापस हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट R11 इज। तो यहाँ पे आपको फार्मूला बताना है R11 का। एक R11 होता है, R12 होता है, R132A होता है। ये सब जो है एग्ज़ाम में इनके फार्मूले पूछे जाते हैं। तो यदि मैं R11 की बात करूँ तो CFCl3, यानी कि इसमें 3 क्लोरीन के अणु होते हैं, एक फ्लोरीन का होता है। और आपने नाम सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, और इसमें कार्बन भी होता है। तो ये जो है, जितने क्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ओजोन डिप्लेशन में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ये R11 है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। R12 में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्लोरीन की मात्रा एक्स्ट्रा हो जाती है और एक क्लोरीन कम हो जाता है। तो ये इससे बेटर होता है। और यदि हम
132 की जगह 34 है। 134A जो है इसका फॉर्मूला होता है C2H2F4, यानी कि ये क्लोरीन फ्री रेफ्रिजरेंट है। तो ये जो R134A होता है ये क्लोरीन फ्री होता है और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, R11 पूछा गया है, तो CCl3F यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका I नहीं है, L है, क्लोरीन है यहाँ पे। तो ये आंसर आपने दे दिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन ऑन ए साइकोमेट्रिक चार्ट इंडिकेट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर या फिर वेट बल्ब टेम्परेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप अटेम्प्ट करें। और आपको साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, यदि इसको अच्छे से समझें। ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया। ये जो यहाँ पे नीचे होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये वर्टिकल लाइन होती है और इक्वली स्पेस्ड होती है। और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे, ठीक है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि मैं बात करूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है ना, यहाँ पे उनकी लाइन ऐसे होती है। ये आपकी हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से। और ये जो आपका कर्व है इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कर्व है, सैचुरेटेड कर्व है। और यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कितनी होती है, फाई की वैल्यू 100 होती है, यानी कि ये सैचुरेटेड कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 होती है। और यदि मैं बात करूँ तो वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करूँ मैं, तो ये जो तिरछी लाइनें होती हैं ये होती है आपके वेट बल्ब टेम्परेचर, और इनकी स्लोप ज़्यादा है। यदि थोड़ी सी स्लोप कम हो जाए, यदि स्लोप जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए तो वो आपके वॉल्यूम की हो जाएगी लाइन। यहाँ पे इसकी स्लोप थोड़ी सी अलग है, ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमको क्या पूछा गया, वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इससे रिलेटेड जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और सैचुरेटेड कर्व है, वेट बल्ब टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब पूछेगा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा जो है क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं सीधा आपको आंसर बता दूं और नेक्स्ट कर दूं। तो ऐसे तो मैं आपको 50 क्वेश्चन जो है 50 मिनट में करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज़ गिवन बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है देने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, T लोवेस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। क्योंकि जो COP होती है, COP वो होती है आपकी डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर में हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या होता है, लोअर टेम्परेचर। और यदि मैं बात करूँ COP ऑफ हीट पंप, वहाँ पे डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर। तो T हाईएस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। अब यदि मैं एक काम करता हूँ, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप T हाईएस्ट अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, क्योंकि याद करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक बार आप अच्छे से सोल्व करके इसको देख लोगे ना, तो आप फ्यूचर में कभी भी आपके गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो है, यदि हम LCM लेके करते हैं तो ये हमारी वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, यदि रेफ्रिजरेटर के रूप में लिखूं तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर COP ऑफ हीट पंप -1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। A 10-ton refrigeration system consume 10 kilowatt of electric energy. Its coefficient of performance will be। COP से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको COP निकालना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा। यदि आंसर नहीं दिया है तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर आंसर दें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके टेस्ट के रूप में है। यहाँ पे लिखा गया 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 टन का मतलब क्या होता है। 1 टन का मतलब होता है 3.5 किलोवाट, और किलोवाट क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यदि यहाँ पे 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है तो 10 टन कितना हो जाएगा, 35 किलोवाट। ये हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि इतनी हम हीट जो है हमारे रूम से रिमूव कर रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी कितनी चाहिए, 10 किलोवाट। तो ये आपका जो है वर्क इनपुट कितना हो जाएगा, वर्क इनपुट हो जाएगा 10 किलोवाट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है COP। तो यदि मैं बात करूँ COP की, COP होता है आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट तो आपको दे रखा है 10 किलोवाट, और आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट यानी कि कितनी आपने हीट रिमूव करी रूम से, वो आपने 35 की। तो आपका आंसर जो है वो 3.5 आ जाएगा। और COP की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये भी किलोवाट में और ये भी किलोवाट में, तो किलोवाट अपॉन किलोवाट जो है यूनिट कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। सब कूलिंग अकार व्हेन द वेपर हैज़ हाई लेटेंट हीट, हैज़ लो लेटेंट हीट, रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने सैचुरेटेड कर्व तो आपने देखा ही होगा। यदि मैं सैचुरेटेड कर्व की बात करूं तो ये आपका सैचुरेटेड कर्व होता है। यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड होता है और इधर आपकी सैचुरेटेड वेपर होती है। ठीक है, यदि मैं ये TS डायग्राम है तो ये जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। ये जो आपका है सैचुरेटेड लिक्विड है, इस पॉइंट से यदि हम इधर जाते हैं तो आपका होता है सब कूलिंग, और इस पॉइंट से यदि हम इधर जाते हैं तो ये क्या होता है आपका सुपर हीटिंग, और यहाँ पे क्या हो रही है सब कूलिंग। तो यहाँ पे आपको सब कूलिंग ही पूछा गया है। तो सब कूलिंग यानी कि ये यदि आपका टेम्परेचर T लिक्विड है तो TL मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को TA मान लेता हूँ। तो TL माइनस TA, इतना टेम्परेचर हमने रिमूव किया, इतना हीट रिमूव किया। तो ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कौन सी हीट होती है, सेंसिबल हीट। तो रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि मैं सुपर हीटिंग की बात करूँ तो ये यदि आपका TSS स्टीम या वेपर TV मान लेते हैं या S मान लेते हैं, ये TB पॉइंट है। तो TB माइनस TS ये क्या हो जाएगा, आपकी सुपर हीटिंग हो जाएगा। और ये आपका क्या है सब कूलिंग, और ये है सुपर हीटिंग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर डज द लोवेस्ट टेम्परेचर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल, कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर या फिर एक्सपांसन वाल्व। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बहुत ही अच्छे से डायग्राम में समझाया था। तो कंडेंसर का तो काम होता है हीट रिमूव करना, क्योंकि कंप्रेशन के बाद में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ से हीट रिमूव करने का। इवेपोरेटर होता है वो हमारे रूम से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और रूम का टेम्परेचर ही सबसे लोवेस्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था उसको एक बार वापस देख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इन ए सिंपल सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर इज 160 किलो जूल पर किलोग्राम एंड कंप्रेसर वर्क इज 32 किलो जूल पर किलोग्राम, देन COP विल बी। तो यहाँ पे आपको COP बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेता है। आप यदि डायग्राम बना लेते हैं ना तो आपका आंसर गलत नहीं होगा।
क्यों नहीं गलत होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि आपने कुछ स्टूडेंट ने क्या गलती की है। जैसे ये आपका टी लोवेस्ट होगा, इधर आपका टी हाईएस्ट होगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्क इनपुट देंगे, और ये आपका क्या है, रेफ्रिजरेटर है। अब ये जो आपकी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, यानी कि यहाँ से क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q एब्जॉर्ब, यहाँ से Q रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे इन कौन सा हो रहा है, वर्क इनपुट, इसके अंदर कौन जा रहा है और बाहर कौन जा रहा है, उसको आप इक्वल कर दीजिए। तो देखिए W इन प्लस Q एब्जॉर्ब बराबर Q रिजेक्ट, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ढंग से देखना है। हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर इज 160 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि QR की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 160, और वर्क इनपुट कितना दे रखा है, 32 किलो जूल पर किलोग्राम। एक आपको ध्यान रखना है कि यूनिट हमेशा आपको देखते रहना है कि ये किलो जूल पर किलोग्राम में है, तो सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास QA आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 160 माइनस 32 कितना होता है, 128 किलो जूल पर किलोग्राम। अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि COP होती क्या है। COP होती है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन यानी कि टी लोवेस्ट से जितना हीट निकाला, QA अपॉन वर्क इनपुट 128 अपॉन 32, ये हमारा जो आंसर है क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने डायरेक्ट 160 अपॉन 32 किया होगा। 160 अपॉन 32, 16, 32, 2, 5 आया होगा। जिसका भी 5 आंसर आया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने गलती की। यदि आपने ऐसी गलती यहाँ पे की है तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर नहीं करेंगे। तो ध्यान आपको क्या रखना है, बस ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इन कौन सा हो रहा है, आउट कौन सा हो रहा है, ये इक्वेशन आपको इक्वल करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हीट एब्जॉर्प्शन दे रखा होता है तो डायरेक्ट आपको जो है वर्क इनपुट से डिवाइड करना होता है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं कि हीट रिजेक्शन ही देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो जिसका भी 5 आंसर आया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ ड्राई एयर, weight of water vapor per unit volume of air, mass of water vapor in a given volume of air to mass of water vapor in a air in saturated at the same temperature, none of above। तो आपको आंसर बताना है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अभी मैंने आपको बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड कंडीशन एट सेम टेम्परेचर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा C करेक्ट हो जाएगा। When air is fully saturated then, जब एयर जो है फुली सैचुरेटेड होती है तब आपको यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में रिलेशन बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा D, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये तीनों इक्वल होते हैं जब हमारी जो एयर है वो फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 10 में से आपके कितने आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो है आपका टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। कंटिन्यू रखना है, कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट आना चाहिए ये भी आपको बताना है। ऐसे करके हम कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है इम्प्रूव होती रहेगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।